अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। जैसा पिछले अंक में मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल पर ही थोड़ी सी चर्चा और करना चाहता हूँ, तो वो जारी है। और इसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहता हूँ। वो कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन कहानी है दिलचस्प। वो चंबल के डाकुओं के बारे में है। चंबल के डाकुओं में अचानक एक समय ऐसा आया कि उनकी साहित्यिक अभिरुचि पैदा हो गई उनके अंदर, और उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ इस दिशा में करना चाहिए। तो डाकुओं ने तमाम बड़े कवियों को आमंत्रित किया और बुलाया कि आप आकर हमारे यहाँ कविता पाठ करिए। कवि लोग प्रसन्न, उनको ये मालूम था कि कुछ डरे सहमे भी थे, लेकिन सबको मालूम था कि डाकुओं के पास अकूत संपदा है, बहुत धन है और वो पैसे खूब देंगे। तो इसलिए कवि जी लोग चंबल पहुंच गए। अब कवि सम्मेलन हुआ और वाहवाही हुई और तमाम तरह के जलसे में जो कुछ हो सकता था, बंदूकें गोलियां चला के लोगों ने स्वागत किया हर कवि का। और ये सब होते होते रात हो गई। रात में कवियों को लिफाफे दिए गए, उनका जो मानदेय बनता था, जो उनको दिया जाना था डाकुओं की तरफ से, वो उन्हें दे दिया गया। उन्होंने कवियों ने गिन कर देखा तो इतनी बड़ी रकम अब तक के किसी कवि सम्मेलन में उन्हें नहीं मिली थी। वो हैरान थे और धन्यवाद कह रहे थे डाकुओं का कि उन लोगों को हमेशा बुरा ही क्यों कहा जाता है, जबकि उनके अंदर इतना खूबसूरत दिल है, वो चीज़ें समझते हैं। और जब कवि जी लोग, रात में ही उनको छुड़वाने की व्यवस्था कर दी गई। जब वो चले तो रास्ते में डाकुओं के एक गिरोह ने, वो वही गिरोह था, उसी डाकू गिरोह ने किया जिसने कवि सम्मेलन आयोजित किया था या नहीं, या कोई दूसरा था, लेकिन गिरोह ने मिलकर सारे कवियों को लूट लिया। और कवि जी लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वो चंबल के बीहड़ों में लौट आए। दोबारा लौट कर उन्होंने डाकुओं के सरदार से कहा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया आपने? आप ही ने तो पैसे दिए थे, आपने लूट लिए। उन्होंने कहा, देखो ये दो चीज़ें हैं, कभी मिलाना मत इन्हें आपस में। तुम्हें उपहार देना, तुम्हारा सम्मान करना हमारा कर्तव्य था, और तुम्हें लूट लेना हमारा व्यवसाय है, पेशा है। इनको कभी घाल मेल इनमें मत करना, मिलाना मत, वरना हमेशा ऐसे ही रहोगे। एक तुम्हें देगा और दूसरा लूट लेगा, या एक हाथ तुम्हें देगा और दूसरा लूट लेगा। ये किस्सा दरअसल जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ के देखेंगे, तमाम चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हो सकता है आपको इस किस्से का एक नया अर्थ समझ में आए, एक नई चीज़ आप पर खुल जाए। अब हुआ ये कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो विस्तार का मतलब होता है वृद्धि, बढ़ाना। लेकिन उस वृद्धि में 1 दर्जन लोगों की, जैसे दुकानों पर केले मिलते हैं 1 दर्जन, उसी तरह 1 दर्जन लोगों की मंत्रिपरिषद से छुट्टी हो गई, उनको निकाल दिया गया, हटा दिया गया। उन्होंने खुद इस्तीफे दे दिए या क्या किया, ये सब दीगर बातें हैं, लेकिन 12 लोगों को, 1 दर्जन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन 12 लोगों की कहानियां अद्भुत हैं और इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। सबके बारे में तो उतने विस्तार से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन शायद मैं 1-2 लोगों के संदर्भ में अपनी बात रखूं। अब जैसे उसमें रविशंकर प्रसाद जी थे जो बाहर चले गए मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद से उनके बाहर जाने पर मुझे पंडित विंदेश्वरी दुबे की बहुत याद आई। विंदेश्वरी एक प्राथमिक पाठशाला में प्राइमरी के अध्यापक थे, वहीं पढ़ाते थे, और एक मंदिर था छोटा सा उस पाठशाला के पास ही, उसमें पूजा वूजा भी करते थे। वो एक भजन गाया करते थे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए,
सीताराम 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 कहिए। बहुत बाद में, ये अवध का किस्सा है, बहुत बाद में रविंद्र जैन ने इसी का विस्तार से एक भजन इसी बात पर लिख दिया पूरा, और वो बहुत चर्चित हुआ। तो वो जब सब लोगों को, जिसको भी निकाला गया मंत्रिपरिषद से, उनके पास विकल्प के नाम पर बिंदेश्वरी दुबे के अलावा कोई बचा ही नहीं। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जिसने दिया है, जिसका विशेषाधिकार था आपको मंत्री बनाना, उसने आपको मंत्री पद से हटा दिया, बात खत्म। अब जो राम जी चाहें वही हो, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी को ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि जिस मंत्रालय का कार्यभार वो देख रहे थे, जो विभाग उनके सुपुर्द था, वो आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी में रविशंकर प्रसाद जी आईटी के मंत्री तो थे ही, उसका इस्तेमाल भी खूब करते थे, ट्विटर पर, फेसबुक पर, दुनिया भर चीज़ें। और बाद में तो एक सिग्नल आ गया और ये आ गया, उस सब पर वो मौजूद रहते थे। और उसी में उन्होंने एक गाना छोटा सा अपने ट्विटर के हैंडल पर लगा दिया। वो गाना था माँ तुझे सलाम, AR रहमान का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है। वही गाना उन्होंने, उसका एक अंश अपने ट्विटर अकाउंट पे लगा दिया। जो ट्विटर ने शिकायत मिली कि उनके गानों को, जो सिनेमा के गाने बनाते हैं और लिखते हैं, उनका एक संघ है, संगठन है। उस संगठन ने लिखा कि तमाम लोग उनके गानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या बिना अनुमति के इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। ट्विटर ने यही बात पकड़ ली। अब वो झगड़े, ट्विटर और सरकार का जो विवाद है, उसमें मत जाइए। ट्विटर ने ये बात पकड़ ली और आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए, रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट इनएक्टिव कर दिया कि वो उस पर कुछ लिख नहीं सकते। और इस पर हंगामा कि ट्विटर ने ऐसा किया और ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही, क्योंकि सरकार सख्ती से ट्विटर पर नियम पालन कराने पर जोर दे रही है। सरकार को ये पूरा अधिकार है कि वो किसी कंपनी को देश के पर लागू हर कानून का पालन करने पर विवश कर दे। तो चूंकि ट्विटर और कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल ही आधे घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। अब ये पूरा खेल चल रहा था ट्विटर का, और रविशंकर प्रसाद ट्विटर के चक्कर में आ गए। ये पता नहीं चला कि ट्विटर ने खेल खेल दिया या रविशंकर प्रसाद उस खेल के शिकार हो गए। कोई स्पष्टीकरण ट्विटर की ओर से नहीं है, बल्कि जो सिनेमा संगीतकारों की जो संघ है, उसने तो स्पष्ट कर दिया कि हमारे कहने की वजह से हमारा ये मंतव्य नहीं था कि रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाए। हमने तो एक बिल्कुल सीधी सी बात लिखी थी कि ऐसा हो रहा है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वो अपने आप समझ में आता और सुलझा लिया जाता मामला, लेकिन चूंकि मामला रविशंकर प्रसाद का था, तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब तमाम मजाक करने वाले तो ये कह रहे हैं कि ट्विटर ने तो आधे घंटे के लिए सस्पेंड किया रविशंकर बाबू का ट्विटर अकाउंट, लेकिन मंत्रिपरिषद से तो वो स्थायी रूप से सस्पेंड हो गए। ये मजाक के तौर पर बात कही जा सकती है, कुछ लोगों को सुनकर हो सकता है अच्छा भी लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए कि ये सिर्फ ट्विटर खेलना इस देश में इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि जो ट्विटर पर नहीं है, लगता है वो आदमी ही नहीं। जो फेसबुक पर नहीं होता, उसको तो पहले ही नाकारा मान लिया गया है कि इसके बस का कुछ नहीं है। ट्विटर पर ना होना अपराध की श्रेणी में आने लगा है, ऐसा लगता है। तमाम लोगों को कहा जाता है कि आप ट्विटर पर रहें और ट्विटर का इस्तेमाल करें, तो आप इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा भी उसके लिए तैयार रहता है कि उसका कैसे फ़ायदा हो, इससे वो इसका इस्तेमाल कर ले। ट्विटर के अलावा एक और चीज़ हुई, मटर।
तो ये ट्विटर और मटर के बीच में दो मंत्री और बड़े मंत्री, नामधारी मंत्री चले गए। दूसरे डॉक्टर हर्षवर्धन थे। एक फोटो उनकी अखबार में छप गई कोरोना के समय। कोरोना में सारी दुनिया परेशान, हिंदुस्तान परेशान, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग रहे थे, अस्पतालों में बिस्तरे नहीं मिल रहे थे, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। एक दवा होती थी रेमडेसिविर, वो उसका इंजेक्शन ही ना मिले, मिले तो नकली मिल जाए। तो सारी सब जनता परेशान, हर्षवर्धन जी भी परेशान थे। और परेशानी में उन्होंने तनाव हटाने के लिए वो बिस्तर के किनारे बैठकर एक डोंगे में हरी मटर रखकर छीलने लगे। और यही फोटो किसी फोटोग्राफर ने खींच ली और वो छप गई। तो जैसे ट्विटर का बवाल हुआ वैसे मटर का बवाल हुआ। अब हर्षवर्धन जी को ये सामान्य बात लगी कि वो मटर छील रहे। ऐसा होता रहता है, लोग मटर छीलते रहते हैं, लेकिन उसकी तस्वीर छप जाए, ऐसा उन्हीं के साथ हो सकता है जो हर्षवर्धन हो। आप घर में मटर छील रहे होंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं, बल्कि शिकायतें और आएंगी कि आपने मटर ठीक से नहीं छीली। लेकिन आप हर्षवर्धन हो तो मटर छीलना गुनाह हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे रविशंकर प्रसाद का माँ तुझे सलाम गाना, उसका एक टुकड़ा लगा देना ट्विटर अकाउंट पर गुनाह हो गया। अब ये देखिए कि हर्षवर्धन जी क्या करते, रविशंकर बाबू क्या करते, ये अब जो और 10 मंत्री निकाल दिए गए मंत्रिपरिषद से, वो क्या करते। तो वो मोहसिन साहब का एक शेर है, वो याद कर लें और कम से कम वही करें। अगर बिंदेश्वरी दुबे की तरह जाहि विधि राखे राम नहीं कहना चाहते तो मोहसिन का शेर है कि ये सब रास्ते के साथी हैं, ये सब रास्ते के साथी हैं, इन्हें आखिर बिछड़ना था। ये सब रास्ते के साथी हैं, इन्हें आखिर बिछड़ना था। चलो अब घर चलें मोहसिन, बहुत आवारगी कर ली। तो जितने दिन आपको मिला हुआ था पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, आपने उसका बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब मोहसिन साहब की तरह घर चलिए। तो अगर ये याद कर लेंगे तो कोई तकलीफ ना होगी और ज़िंदगी वैसे ही बसर होती रहेगी जैसी होती रही है। ट्विटर पर आप चाहे जिसका गाना लगा लीजिए, चाहे जितनी मटर छील लीजिए, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब ये देखिए कि एक पता नहीं किसका शेर है ये, मैंने कई लोगों से पूछने की कोशिश की, समझ में नहीं आया, मिला नहीं। तो वो जो शेर है, अज्ञात शेर, मुझे नाम नहीं मालूम, अगर किसी को मालूम हो और वो बता सकेगा तो मेहरबानी होगी। वो शेर ये है और वो फेरबदल से संबंधित है। उर्दू में एक रवायत है, एक तरीका है शेर कहने का कि आप पहला मिसरा, पहली पंक्ति शेर की और दूसरी पंक्ति में शब्द वही रखें, उनमें ज़्यादा कुछ बदलाव ना करें, बस उनको खाली आगे पीछे घुमा दें। यानी जितने आपके पास पत्ते हैं ताश के, वो सब वैसे के वैसे ही रहें, बस आप इक्के की जगह गुलाम और गुलाम की जगह बादशाह रख दें। तो वो शेर है कि अगर वो पूछ लें हमसे, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे। लेकिन ये उम्मीद है, ये उम्मीद है कि जिसने आपको मंत्रिपरिषद में जगह दी या जिसने आपको मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया, वो आपसे पूछ लेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत तेज़ रफ्तार दुनिया है। इस रफ्तार से भागी जा रही है कि उसमें पलट कर कोई आपसे पूछ ले, इसकी संभावना बहुत बहुत कम होती है ही नहीं। इसलिए अगर आप पहली बार चढ़ गए ऊपर, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो जगह, वो मुकाम जो आपको हासिल हुआ है बना रहे, और अगर नहीं बना रह सकता तो आप स्थिर तो रह नहीं सकते।
या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। स्थायित्व या टिक कर रहना या ना कुछ बिना कुछ किए वहीं बने रहना यह संभव नहीं होता। अब देखिए कि एक आदम का एक शेर है। यह सब मैं उन्हीं मंत्रियों के हवाले से कह रहा हूं जिनको इस बार रुखसत होना पड़ा, विदाई हो गई उनकी मंत्रिपरिषद से। तो आदम साहब कहते हैं कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हों आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। ये आदम साहब की उम्मीद है, ये बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि वो हटा दिए गए हों, निकाल दिए गए महफिल से, लेकिन वहीं हैं उसी महफिल के आसपास और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद निकालने वाला एक दिन उनकी तरफ देखेगा और पछतावा व्यक्त करेगा और उन्हें वापस ले आएगा। तो न तो आदम साहब के साथ हुआ, न बाकी दीगर लोगों के साथ हुआ, जो तमाम लोग, और इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोग जो मंत्रिपरिषद में आए, निकल गए और दोबारा कभी नहीं लौट पाए। ये आदम का ख्याल हो सकता है और ये उन मंत्रियों का भी ख्याल हो सकता है कि शायद कोई पछतावा हो, शायद उन पर दोबारा नज़र हो। अब देखिए, एक रजनीश जी हैं, रजनीश सचान, शायरी करते हैं और अच्छी उम्दा शायरी करते हैं। रजनीश का ने 2 लाइनें लिखी और उन्होंने कहा कि जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए। तो ये बहुत बदलाव हो चुके हैं दुनिया में, तमाम चीज़ें इधर की उधर हो गई हैं और अगर आप अब भी यकीन कर रहे हैं तो वाकई ये मुल्क आपको दिखाया जाना चाहिए तस्वीर की तरह, ताकि आपके दिल पर, आपके दिमाग पर छप जाए कि ये दुनिया तेज़ रफ्तार है, भाग रही है और आप किसी न किसी जगह छूट गए, पीछे हैं। और एक शेर और कहकर मैं ये अंक पूरा कर दूंगा, ज़्यादा नहीं कहना चाहता। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, बाकी मंत्रियों के बारे में भी कहा जा सकता है, संतोष गंगवार जी के बारे में कहा जा सकता है जिन्होंने आलोचना कर दी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की। वो श्रम मंत्रालय से चले गए, तमाम और लोग दूसरी जगह से चले गए। जो माधवराव सिंधिया जी के पुत्र हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मंत्रिमंडल में आ गए और उनको विमानन उड्डयन विभाग सौंप दिया गया। अब उड्डयन विभाग उनके पास है और जिसके बारे में बहुत उम्मीदें कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार के दूसरे जो लोग हैं उन्होंने, कि पायलट भी मिल जाएंगे, लेकिन पायलट मिला नहीं। तो सिंधिया जी से काम चला रहे हैं, जिस दिन पायलट मिल जाएंगे तो पायलट को भी पता नहीं जगह मिल जाएगी कि नहीं। लेकिन वो शेर जो है वो सुन लीजिए। वो शेर ये है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, ये राजनीति, ये सियासत हमको सच्चाई समझने का अवसर ही नहीं देती, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब आपसे किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।